तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 5th का 4th चैप्टर नेम नन्ना फनकार। नन्ना मीन्स छोटा, फनकार मीन्स कलाकार। तो बच्चों, ये कहानी एक छोटे से कलाकार की है जो पत्थरों के ऊपर नक्काशी का काम करता है। तो चलिए पढ़ते हैं। एक लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और शेनी थोड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। तो बच्चों, एक लड़का है जो कि लाल पत्थर के पास बैठ गया और उसने एक प्रार्थना बुदबुदाई। मीन्स जब हम सुबह कोई उठ के कोई काम करना शुरू करते हैं तो काम करने से पहले हम भी प्रार्थना करते हैं। तो वैसे ही वो लड़के ने भी प्रार्थना की, प्रेयर की और अपना शैनी थोड़ा उठाया और काम में लग गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारों और कड़ियों रेखना शुरू किया था। तो वो किसके ऊपर काम कर रहा है? घंटियों की। वो घंटियाँ पत्थर की हैं और पत्थर की वो घंटियाँ बना रहा है। और कुछ दिन पहले ही उसने वो उस पत्थर की घंटियों के ऊपर कतारें मीन्स लाइनें और कड़ियाँ बनाना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर शेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। तो बच्चों, जब हम पत्थर के ऊपर नक्काशी करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है शेनी और हथौड़े की। जो शेनी होती है वो आगे से तीखी होती है, उसको पत्थर के ऊपर रखते हैं और पीछे से हथौड़े से उसको मारते हैं। तो वैसे ही पत्थर के ऊपर नक्काशी बननी शुरू हो जाती है। तो उस लड़के ने भी क्या किया, एक अधूरी बनी हुई घंटी थी, उसके ऊपर शेनी की नोक रखी और पीछे से हथौड़े से वार कर दिया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उसे पत्थर की किरचें छितरा जाती और आंखें सिकोड़ लेता। तो बच्चों, जब हम हथौड़ी मारते हैं शेनी के ऊपर तो जो शेनी पत्थर के ऊपर होती है तो पत्थर से वो पत्थर कट जाता है और जो पत्थर के टुकड़े हैं इधर उधर गिरते हैं। तो वो लड़का क्या करता, अपनी आंखों को सिकोड़ लेता मीन्स बंद कर लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाता भी और काम करते करते वह कुछ गुनगुना भी रहा होता। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। संगतराश मीन्स जो संगमरमर के पत्थर के ऊपर काम करते हैं। तो उसके पास जो बैठे हुए सारे संगतराश थे वो भी अपने अपने काम करने लग जाते। केशव 10 साल का था, अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरें वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। तो बच्चों, जो केशव है उसकी उम्र सिर्फ 10 साल है और अभी वो काम सीख रहा था। ये काम उसके पिताजी ने ही उसको सिखाया था और वो अभी सीधी लकीरें बना लेता था और कुछ घुमावदार डिज़ाइन बना लेता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। तो बच्चों, उसने जो नक्काशी का पहले भी काम किया था तो उस काम में से उसको सिर्फ ये काम मुश्किल लग रहा था, घंटियों को बनाना। किससे बना रहा था वो? पत्थर से। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इकट्ठ लाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। तो बच्चों, अभी तो जैसे वो काम सीख रहा था लेकिन उसको जैसे यकीन था कि एक दिन ऐसा ज़रूर रहेगा कि वो पत्थर की जालियाँ बनाएगा और बेल बूटे बनाएगा, कमल के फूल बनाएगा, सांप बनाएगा, घोड़े बनाएगा जैसे कि उसके पिताजी बनाते थे। बच्चों, जो पहले पुराने टाइम पे राजे महाराजे बादशाह हुआ करते थे वो पत्थरों के ऊपर ही डिज़ाइन बनाते थे। पत्थरों की जालियों का काम उन्हें बहुत पसंद आता था। तो ये बात भी जो मुग़ल सम्राट है बादशाह अकबर उनके टाइम की ही हो रही है। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बच्चों, वो है तो वैसे गुजरात का लेकिन वो आगरा में रह रहे हैं उसके माता पिता। बादशाह अकबर उस वक्त आगरा का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को ये काम मिल गया था। तो जो बादशाह अकबर थे उस टाइम क्या कर रहे थे, किला बनवा रहे थे आगरे का और उसके पिताजी भी आगरा में ही आ गए थे। कहाँ से आ गए थे? गुजरात से। आप देख रहे हो पिक्चर में ये जो केशव नाम का लड़का है ये घंटियाँ बना रहा है। किससे बना रहा है? ये पत्थर से। एक हाथ में उसके शेनी है और दूसरे हाथ में हथौड़ा और जो शेनी उसने रखी हुई है घंटी के ऊपर। ठीक है, तो आगे है
केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। जो केशव है उसका जो जन्म है वो आगरे में ही हुआ था, वो कभी गुजरात गया ही नहीं। पुश्तैनी गांव कौन क्या होता है? जिस गांव के हमारे दादा परदादा हो वही हमारा पुश्तैनी गांव होता है। आगरा की गलियां अब सीकरी, बस यही उसका घर था। जैसे कि उसका जन्म आगरा में हुआ था और अब रहता है वो सीकरी में, अब वही उसका घर है। चारों ओर हो रही शेरनी हथौड़ों की ठक ठक खटखट के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी नहीं सुनाई पड़ी। तो बच्चों जैसे काम चल रहा था तो चारों ओर ठक ठक की आवाज़ें थी और केशव को पता भी नहीं चला कि कोई उसके पास आया है। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? तो जैसे ही उसको एक आवाज़ आई तो वो डर गया, मीन्स चौंक गया कि ये आवाज़ कहाँ से आई। तो वो क्या आवाज़ थी कि ये घंटियाँ बहुत ही सुंदर हैं। तो वो जो व्यक्ति जिसने आवाज़ दी वो उससे पूछ रहा है कि ये तुमने खुद बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। तो जैसे ही केशव ने आवाज़ का मीन्स की तरफ देख के अपनी आंखें ऊपर की तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्यों, मैं इन आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर पर तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तो बच्चों केशव ने बोला कि आपको दिख नहीं रहा कि मैं ही इन घंटियों को बना रहा हूँ, मैं ही इन घंटियों के ऊपर नक्काशी कर रहा हूँ। नक्काशी मीन्स डिज़ाइनिंग मीन्स कर रहा हूँ मैं ही। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। तो जैसे ही उसने बोला कि आपको दिखता नहीं है तो आदमी ने कहा कि मुझे तो दिखता है लेकिन तुम बहुत छोटे हो। तो केशव आगे से बोला कि मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास खड़े पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो बच्चों वो आदमी उसके साथ बातें करते करते उसके पास ही पत्थर पर बैठ गया और उसको बताने लगा कि मैं भी जब 13 साल का था तो मैं भी एक लड़ाई में हिस्सा लिया था, मैंने भी एक लड़ाई लड़ी थी। अब केशव उस आदमी की ओर अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मिंजूला था, मिंजोला मीन छोटा। वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। तो केशव उस आदमी को देख रहा था कि इसकी उम्र कोई 30 से पार है। उसका जो कद था उस व्यक्ति का छोटा था और उसने सफ़ेद कलर के वाइट कलर के जो पजामा और अंगरखा पहन रखा था। जो उसके बाल थे वो पूरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छे से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। तो केशव ने जैसे ही उसका देखा तो उसको लगा कि ये कोई बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को टहलते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तिगत का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। तो जैसे कि केशव उस आदमी को देख रहा था, उस आदमी ने अपने गले में मोटी मोटी मोतियों की माला डाली हुई थी, उंगलियों में अंगूठियाँ थी। तो उसकी तीखी नाक थी, बड़ी बड़ी उसकी आंखें थी और जो उसकी मूछें थी वो उसके होठों को ढकते हुए नीचे आ रही थी। तो वो सोच रहा था कि ये कोई बड़ा आदमी है। तो जो आप भी सोच ही रहा था कि उस आदमी ने बोला कि इस जो कड़ी है, इस जो घंटी के ऊपर थोड़ा काम पड़ा हुआ है। उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। ये कोई और नहीं, महल का पहरेदार था। तो हजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाफते उसने कहा। तो केशव ने किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी और वो कौन था? महल का पहरेदार था। और वो उस व्यक्ति से बोला था कि हजूर मुझे माफ़ कीजिए, मुझे पता ही नहीं चला कि आप आए हुए हो। फिर वह मुड़कर बोचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो, हजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तुमने? झुककर सलाम कर। और पहरेदार साथ में ही केशव को बोला कि तू बैठा क्यों, उठ के खड़ा हो और जो बादशाह है उनको सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका मीन्स उसको समझ में आया, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में शेरनी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? ये ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। तो उसको लगा कि
उसका माथा ठनका जैसे ही उसको समझ में आया कि शायद ये बादशाह अकबर है। और जैसे ही उसने सोचा तो उसके हाथ से जो छेनी थी वो छूट गई और उसने झुककर बादशाह को सलाम किया और अपनी नज़रों से देखने लगा। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी भली न लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। तो अकबर को ये पसंद नहीं आया कि वो केशव से बात कर रहे हैं और वो पहरेदार बीच में आ गया। तो उन्होंने बादशाह अकबर ने पहरेदार को वहाँ से जाने के लिए कहा और बोला कि हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असंजम में था कि उसे क्या करना चाहिए। मीन्स कि केशव को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि पहले उसे पता नहीं था कि वो व्यक्ति कौन है, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि वो बादशाह हैं। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे जब बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना काम करना शुरू करे जब बादशाह के हुक्म को इंतज़ार करे। दिल तो उसका अभी भी दग दग कर रहा था। जैसे वो डरा हुआ था ना कि उसको पहले पता ही नहीं था कि वो बादशाह है, तो उसका दिल दग दग कर रहा था। पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। ये देखो बच्चों, वो लड़का बना रहा है, उसके हाथ में छेनी है और हथौड़ा है, पास में घंटियाँ बनाई हुई हैं और पास में अकबर बादशाह जो उसके पास खड़े हुए हैं। तो आगे है, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नर्म आवाज़ से पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। तो अकबर बादशाह ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम केशव है। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो मुझे मेरे लिए थोड़ा और शैनी का भी इंतजाम करना होगा। तो अकबर ने बोला केशव को, बादशाह ने कि मुझे भी नक्काशी का काम सिखाओ, मुझे भी पत्थरों के ऊपर डिज़ाइनिंग बनानी सिखाओ। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम सिखाओगे? तो केशव ने सिर हिला दिया। तो अकबर ने बोला कि अब मुझे छेनी और हथौड़े का इंतज़ाम करना पड़ेगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। फुर्ती मीन्स जल्दी से। जो लड़का केशव था वो अपने पिता के पास भागा और छेनी हथौड़ा लेकर जल्दी वापस आ गया अकबर बादशाह के पास। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। तो अकबर बादशाह ने क्या किया कि केशव के पास बैठ गए और एक पत्थर को अपनी तरफ खींचा और बोला कि अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। केशव ने सदैव भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हजूर, क्या आप ये सब करोगे? तो केशव ने फिर पूछा कि बादशाह अकबर, क्या आप करोगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। तो बादशाह अकबर आगे से बोले कि मुझे यकीन है कि मैं ये सीख लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब जी नहीं था। केशव सकबका गया। दरअसल मैं कहना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगेगा। तो केशव कह रहा था कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप सीख नहीं सकोगे। दरअसल बात यह है कि आप बहुत बड़े बादशाह हो तो अच्छा नहीं लगेगा कि आप ये काम करो। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियाँ ढूंढने में किसी की मदद की थी। मिट्टी से भरी डली मीन्स किसी में जो मिट्टी थी, जैसे वो किसी बर्तन या बाल्टी में पड़ी हो, तो बादशाह अकबर ने उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले गए थे, तो उसको बोलते हैं मिट्टी से भरी डलियाँ ढूंढना। क्या ये काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? तो बादशाह अकबर कहते हैं कि मैंने पिछले हफ्ते ही मिट्टी से भरे जो बर्तन थे वो ढोए थे, मीन्स की एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए थे। तुझे क्या काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी संयम की स्थिति में था, मीन्स केशव को समझ में नहीं आ रहा था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीर खींचकर एक आसान सा नमूना बताया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। तो केशव ने क्या किया, जैसे उसके पिताजी ने उसको सिखाया था, उसने भी अकबर बादशाह को वैसा ही सिखाना शुरू किया। उसने एक पत्थर के ऊपर कोयले से लाइन लगा दी और कहा कि इसके ऊपर लाइन के ऊपर ही आपको मीन्स की जो छेनी हथौड़े का वार लगाना है। लेकिन अकबर बादशाह ने क्या किया, वहाँ पे जो था कटाव ज़्यादा बना दिया, क्योंकि जो हथौड़े का वार था वो ज़ोर से कर दिया,
क्योंकि जब पत्थर के ऊपर नक्काशी करते हैं तो जो हथौड़े का वार होता है वो बड़े आराम से प्यार प्यार से करते हैं, लेकिन अकबर बादशाह ने बहुत ज़ोर से कर दिया और क्या हो गया, पत्थर का जो कटाव था वो गहरा हो गया। अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है। तो केशव ने कहा कि ऐसे नहीं, कि हथौड़े को प्यार से आराम से मारना है। ऐसे उसने करके दिखाया और खुद भी उसने करके बताया। और हाँ, अपनी आंखों थोड़ी मीच कर रखे करना, किरची उड़कर, किरची मीन्स पत्थर की जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना वो उड़कर आंखों में चली जाएंगी। और साथ में वो बोला कि काम करते टाइम आप अपनी आंखों को थोड़ा सा मीच के रखें, कि थोड़ा सा बंद करके रखें, नहीं तो जो पत्थर के टुकड़े हैं वो आंखों में चले जाएंगे। अकबर मुस्कुराए, जी हजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है, एक अनाड़ी से व्यक्ति पर वह अपने काम की दाग जमाने उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रही हैं। बादशाह से जरा भी चूक हो जाए तो वो फौरन उनकी तैयारियां चढ़ जाती। तो वो भूल गया था बादशाह के साथ बैठा बैठा कि जे मैं किसके पास बैठा हूँ। उसको जो बादशाह अकबर की गलतियों निकालने का बहुत मज़ा आ रहा था। वो जैसे ही बादशाह अकबर कोई गलती करते तो वो उसी टाइम बादशाह अकबर को पकड़ लेता। काम करते करते अगर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या, और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। तो अकबर बादशाह पूछते, क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, तो केशव क्या करता, अपनी हाँ में हाँ मिला देता। अकबर इतनी मान से बैठ गया और केशव को काम करता हुआ देखने लगा। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कुतूहल से देख रहे हैं। तो अकबर बादशाह ने उसके पास बैठकर केशव को काम करना देखना शुरू कर दिया। और वो दोनों भूल ही गए थे कि उनके पास में जो दूसरे संगतराश हैं, जो दूसरे मीन्स की निकाशी करते हैं लोग, वो उन्हें देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा, बल्कि अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ रहा था, जिससे वह डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करोगे। तो बादशाह अकबर ने देखा कि वो जो लड़का केशव था वो सिर्फ पत्थर के ऊपर डिज़ाइन ही नहीं बना रहा था, वो अपने हिसाब से और भी डिज़ाइन को जोड़ रहा था, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो बादशाह अकबर ने कहा कि केशव तुम एक दिन बड़े होकर बहुत बड़े कलाकार बनोगे और मैं तुझे अपने कारखाने में काम दूंगा। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार जे महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, अब मैं कारखाना बनवाऊंगा। इस कारखाने में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगत राश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। तो बादशाह अकबर बोलते हैं कि कारखाना, जब सारे जो लोग हैं आगरा से इधर सीकरी में आ जाएंगे तो हम इधर कारखाना बनाएंगे, जिसमें सारे बड़े बड़े कलाकार होंगे जो पत्थरों पे काम करेंगे, लकड़ी के ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट, केशव का चेहरा चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करूँगा। और केशव ने कहा कि मैं उस कारखाने में ज़रूर काम करूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। तो अकबर जाने लगे और उसके कंधे पे हाथ रख कर बोले कि अब अपना काम जो है करते रहो। हजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। तो केशव ने पूछा कि आप फिर से आओगे क्या? तो बादशाह अकबर ने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की ही धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुना रहा था। रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। तो उस दिन क्या हुआ कि सारे जो संगत राष्ट्रों के बीच वही केशव की ही बातें चल रही थी, क्योंकि वो सभी पूछ रही थी बादशाह ने क्या बातें की, और वो सुना रहा था। और जब रात हुई तो केशव थका हुआ था, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो अपने जो पिता था उसके बिस्तर में चला गया और उसके पिता ने उसको कहा कि तुम अभी से ही बहुत प्रसिद्ध, मीन्स कि बहुत फेमस हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा।
अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वो सीकरी में जया शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो वो केशव लड़का अपने पिता से बातें करने लग पड़ा कि बादशाह अकबर ने कहा है कि एक दिन केशव जो है वो बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। तो उसके पिता ने कहा कि हाँ, और फिर उसने अपने पिता से कहा कि बादशाह के पास तो आगरा में भी बहुत बड़ा महल है, तो वो सीकरी में एक शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वह बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी गए। उन्होंने ही बादशाह को बताया था कि उन्हें एक नहीं 3-3 संतानें हो गई। तो बच्चों, उसके पिता ने बताया कि बादशाह अकबर जो है वो आगरा से सीकरी क्यों आ रहे हैं, सीकरी को नया शहर क्यों बना रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि पहले महाराज बादशाह जो थे उनकी कोई औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, तो जो एक ख्वाजा सलीम चिश्ती थे उन्होंने उनको बताया था कि उनकी एक नहीं 3-3 संतानें होगी। शाहजादा सलीम, मुराद, दनियाल, केशव ने चाहते हुए कहा। तो केशव ने उनका नाम लिया, सलीम, मुरीद और दनियाल का, जो बादशाह के बेटे थे। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम जहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव नींदी आवाज़ में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है, तो वो बातें करते करते अपने पिताजी के पास ही सो गया। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।